आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस के बारे में जो आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली फॉर द क्लैट पीजी 2024 एग्जाम। इसलिए पता होने चाहिए बिकॉज आपका 1/4 से लेके 1/3 पेपर इन केसेस के अंदर से सीधा सीधा आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पैराग्राफ्स के अंदर में। सो यू नीड टू नो दीज केसेस और ये आपके केसेस 2017 से लेके 2023 तक के जितने आपके लैंडमार्क केसेस हैं ये सारे के सारे वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं वीडियो का, इसका आपके टोटल 10 पार्ट्स जो आपके कमिंग टाइम से उसमें मैं लॉन्च करूंगा। अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लैट पीजी के, तो आप हमारा चैंपियंस कोर्स ज्वाइन करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, जहां पे हम लोग आपको केवल 4899 में पूरा सिलेबस जो आपका क्लैट पीजी एग्जाम है वो खत्म करके दे रहे हैं, अलॉन्ग विद 70 मॉक पेपर्स जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स अलग से इंक्लूडेड है, प्लस आपके जो भी मटेरियल रहेगा स्टडी का सब कुछ सारा का सारा लैंडमार्क रिसेंट केसेस का पूरा हम लोग दे रहे हैं 4899 में। तो अगर आपको एनरोल करना है आप डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। कोल इंडिया वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जस्टिसेस के एम जोसेफ, बीवी नररत्ना और एहसानुल्लाह अमानुल्लाह की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये डिसीजन दिया है। और इस केस के अंदर हुआ क्या था, सबसे पहले ये देखते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973, उसके ऊपर एक फाइन लगा दिया गया था कंपटीशन कमीशन के द्वारा अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप हमारे ऊपर फाइन लगाओगे तो हम लोग जो हमारे पब्लिक ड्यूटीज होते ना उसको हम लोग सही से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पे काम है पूरे देश के अंदर जो भी कोयला निकलता है जमीन में से उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने का। इस चीज को लेकर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर कोल इंडिया को प्रिवेंट नहीं कर रहा है कंपटीशन एक्ट कोई अपना पब्लिक ड्यूटी हैम्पर हो उसका कुछ नहीं होगा। इंस्टेड वो यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है कि कोल इंडिया अपनी डोमिनेंट पावर को या डोमिनेंट पोजीशन है जो उसकी मार्केट में उसको वो अब्यूज ना कर पाए। और साथ में इससे हमें ये समझ में आता है इस केस के जरिए कि चाहे आप एक बिजनेस हो जो कि प्राइवेट है या पब्लिक है, चाहे गवर्नमेंट के अंडर आते हो चाहे नहीं आते हो, आपके ऊपर कंपटीशन एक्ट लगेगा। और उससे ये प्रेसिडेंस स्टैब्लिश होती है कि कोई भी पीएसयू हो, चाहे महारत्नाज में आपके पावर ग्रिड हो, ओएनजीसी हो, सबके ऊपर आज कंपटीशन एक्ट लगाया जा सकता है यूजिंग द प्रेसिडेंस वैल्यू ऑफ दिस केस। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर एक 5 जज की बेंच थी, जस्टिस के एम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्धा बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की। इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट्स लाए गए इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, जहां पे उन्होंने बुलकाट रेटिंग, जलीकट्टू और कंबाला जैसे फेस्टिवल्स को जो है यहाँ पे कह दिया कि एक्सेप्शंस हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में। इस चीज को एनिमल वेलफेयर बोर्ड वालों ने चैलेंज करा और ये कहा कि ये पीसीए एक्ट की जो स्पिरिट है उसके वायलेशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेशन में है। क्यों है? बिकॉज पीसीए एक्ट प्रोहिबिट करता है एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना, और ये स्टेट अमेंडमेंट्स इसीलिए यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज वो उस चीज को अलाउ कर रहे हैं। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इन स्टेट अमेंडमेंट्स की वो एकदम सही, अफोर्ड हम लोग इसको करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट अमेंडमेंट्स हैं वो यहाँ पे एक रीजनल रिस्ट्रिक्शन की तरह यहाँ पे बेसिकली आते हैं टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो स्टेट अमेंडमेंट्स हैं वो यहाँ पे नेसेसरी हैं इसलिए बिकॉज हर जो आपका स्टेट है उसकी खुद की अपनी एक कल्चरल हेरिटेज है, और उस कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उस कल्चरल हेरिटेज का जो अपना एक एक्सप्रेशन है वो हो पाए, इस अमेंडमेंट को लाया गया और ये अमेंडमेंट आपका इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, यहाँ पे इस केस में 5 जज की बेंच थी जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत कुमार, सूर्यकांत, एम एम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया थे। और इस केस में हुआ यह था कि स्टेट ऑफ दिल्ली ने इम्पोज कर दिया था सेल्स टैक्स पान मसाला और गुटखा के ऊपर, और उसके ऊपर पहले से एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी इम्पोज थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या हुआ कि एक जो आपका मैन्युफैक्चरर था गुटखे का, त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस, उसने उठा के ये आर्ग्यू करा और केस ठोका कि हमारे पे सेल्स टैक्स तो आप लगा ही रहे हो, एडी भी लगा रहे हो, तो ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी बिकॉज डबल टैक्सेशन यहां पे आप कर रहे हो। इस चीज को जब कोर्ट में ये लोग लेके गए तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो ये आपका सेल्स टैक्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों वैलिड है? इसलिए वैलिड है बिकॉज आपका एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पान मसाला और गुटखा के ऊपर और सेल्स टैक्स अलग अलग बेसिस के ऊपर यहां पे लगाए जा रहे हैं। दे हैव टू डिफरेंट मीनिंग। सेल जब हो रही है, जब कस्टमर को आपने कोई चीज बेची उसके ऊपर कस्टमर को टैक्स पे करना है, लेकिन जब आपने गुटखे को बनाया, मैन्युफैक्चर करा, तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर वहां पे रॉ मटेरियल्स और बाकी चीजों के लिए टैक्स पे करोगे। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, दो अलग अलग बातें हो गई, जिससे कि ये यहाँ पे हुआ कि डबल टैक्सेशन यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे डिसीजन से इंप्लीकेशन ये निकल के आती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेल्स टैक्स लेवी कर सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग यहाँ पर
काम अपना टैक्स लेने का कर सकती है। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस के अंदर जस्टिस अब्दुल नजीर, एएस बोपन्ना, बीआर गवाई, वी रामासुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना की बेंच थी। और इस केस में देखिए हुआ क्या था कि एक आपकी गैंग रेप की विक्टिम थी कौशल किशोर, जिसने की एक पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो उस टाइम पे 2016 में मिनिस्टर हुआ करते थे आजम खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट मेड करा था जो कि बहुत ही ज्यादा ये उसमें बेसिकली कह दिया कि जो रेप हुआ था दैट वाज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। और इस चीज को लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि राइट टू लाइफ और डिग्निटी जो विक्टिम की है, उसको कहीं ना कहीं वायलेट करने वाला ये स्टेटमेंट है, और इसीलिए स्टेट को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट द मिनिस्टर हिमसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन यहाँ पे इस चीज को ये हेल्ड करा कि भाई देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है पब्लिक ऑफिशियल्स का, वो आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता जा सकता है फॉर एनी अदर पर्सन फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहाँ पे जो रेप विक्टिम है उसके फंडामेंटल राइट के चक्कर में हम लोग जो मिनिस्टर का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे कर्ब नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो स्टेट है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स को अपने सिटीजन्स के, इवन अगेंस्ट उन एक्टर्स के जो कि स्टेट एक्टर्स नहीं है, मतलब स्टेट खुद में नहीं है लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में मिस्टर आजम खान जो कि मिनिस्टर थे स्टेट के, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। और फर्दर कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि जो आपका सीबीआई है वो यहाँ पे इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट करेगा अपना पूरा, और उसके अलावा जो अपना विक्टिम है उसको स्टेट के द्वारा यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इस केस के अंदर जस्टिस अब्दुल नजीर, एएस बोपन्ना, बीआर गवाई, वी रामासुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना की बेंच थी। और इसमें हुआ क्या था, आपके नीरज दत्ता नाम के एक पब्लिक सर्वेंट थे जो कि जूनियर इंजीनियर थे दिल्ली विद्युत बोर्ड के अंदर। इनके ऊपर आरोप लगा और इनको पकड़ा गया रेड हैंडेड 500 रुपए की ब्राइब लेते हुए कंप्लेनेंट से, और इनको सेक्शन 7 13(1)(d) रेड में सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर बुक करा गया, इनको कन्विक्ट कर दिया गया। हाई कोर्ट में गए, वहां पे भी इनके कन्विक्शन को अपहेल्ड करा गया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट में आके इन्होंने इस चीज को इस ग्राउंड में बेसिकली चैलेंज करा कि यहाँ पे कोई डिमांड या एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी ब्राइब की, पहली बात। दूसरा, कोई भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था कि कोरोबोरेट वो कर पाए यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के केस को। फर्दर यहाँ पे कोई भी ऐसा जो बेसिकली डिस्क्रिपेंसीज है या फिर जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एविडेंस के अंदर, उसको यहाँ पर प्रोसिक्यूशन हटा नहीं पाया है। साथ में वो वैलिड सैंक्शन भी साबित नहीं कर पाया। देयर इज एब्सेंस ऑफ वैलिड सैंक्शन अंडर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करा और ये बोला कि जो यहाँ पे एविडेंस है वो अपना सफिशिएंट है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस हुई थी ब्राइब की नीरज दत्ता के द्वारा। साथ ही में अगर आप मान लो एक इंडिपेंडेंट विटनेस वहां पे नहीं भी था, तब भी यहाँ पे ये कोई एक ऐसी फेटल मतलब डिस्क्रिपेंसी नहीं है या फिर एक ऐसी कमी नहीं है जिससे कि केस पूरा यहाँ पे बिखर जाएगा। फर्दर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन या डिस्क्रिपेंसी हमको नहीं दिखती एविडेंस के अंदर। और फाइनली कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो प्रोसिक्यूशन था उसके पास एक वैलिड सैंक्शन था अंडर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और उन्होंने कन्विक्शन और जो सेंटेंस था नीरज दत्ता का उसको अपहेल्ड करा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, ये जो आपका केस है इसमें जस्टिस एस के कौल, संजीव खन्ना, अभय ओका, विक्रम नाथ और जे के महेश्वरी की बेंच थी। इस केस में हुआ क्या कि यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास ये बोलते हुए कि भाई देखिए, हम लोग यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन लाए हैं ताकि जो एनहांसमेंट हो सके कंपनसेशन का जो कि दिया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को। रीजन उसके पीछे क्या था कि जो यहाँ पे कंपनसेशन था 1989 का, वो इनएडिक्वेट था और जो विक्टिम्स थे वो अभी भी सफर कर रहे थे इफेक्ट्स के, जो गैस लीक के उनके ऊपर आए थे उसकी वजह से वो कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ये कंपनी है ना यूनियन कार्बाइड, ये भैया और पैसा हमको दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी पिटीशन को कर दिया डिसमिस। रीजन उन्होंने क्या दिया कि यहाँ पे ये मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो एक्सपायरी हो चुका है टाइम लिमिट का फाइल करने का क्यूरेटिव पिटीशन का। फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे हमें कोई ऐसे नए ग्राउंड्स नहीं दिखाई देते हैं कि जो अर्लियर पिटीशन में नहीं रेज किए गए थे कि आपको एडिशनल कंपनसेशन क्यों दे रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पे कंपनसेशन वाला यहाँ पे पोर्शन है वो स्टेट अगर बात कर रहा है तो वो खुद भी उसको दे सकता है। यहाँ पे यूनियन कार्बाइड की अलग से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं करेंगे। बहारुल इस्लाम वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इस केस में जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच थी। इसमें हुआ क्या था कि डिप्लोमा होल्डर जो डॉक्टर्स थे उन लोगों को अलाउ कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू कि आप लोग जाइए और एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग रूरल एरियाज ऑफ आसाम के अंदर। अब इस चीज़ को जब चैलेंज करा गया गुवाहाटी हाई कोर्ट पे तो उसने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया यहाँ पे। लेकिन जब इस चीज़ को वे सुप्रीम कोर्ट में ये लोग लेके गए तो फिर रिस्पॉन्डेंट्स जो थे यहाँ पे डॉक्टर्स, उन्होंने ये कहा कि भाई ये राइट टू हेल्थ और मेडिकल केयर
वायलेट करेगा रूरल पॉपुलेशन का, बिकॉज ये डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर्स हैं, ये लोग प्रॉपर डॉक्टर्स हैं नहीं, और इनको आप अलाउ नहीं कर सकते हो हमारी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर दे देने का। और साथ में ये आपका जो इंडियन मेडिकल एक्ट था उसके वायलेशन में था, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल के एक्ट के अंदर लेजिस्लेट नहीं कर सकती है। अब इस चीज़ को जब सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये गया तो उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं है ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए मेडिसिन को, और स्टेट यहाँ पे एक पैरेलल सिस्टम नहीं रन कर सकता है एजुकेशन का और रजिस्ट्रेशन का विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इंडियन मेडिकल एक्ट के थ्रू और रेगुलेशन सब कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ये भी ऐड करी कि जो आसाम कम्युनिटी पर्सनल रजिस्ट्रेशन कॉम्पिटिशन एक्ट 2015 था वो आपका बिल्कुल सही था, बिकॉज यहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर्स थे जिनको कि पहले से यहाँ पर काम पे रख लिया गया था, जो वहाँ पे कर रहे थे, उनकी जो सर्विस थी उसकी कॉन्टिन्यूटी को कहीं ना कहीं अगर आप कंटिन्यू करो इस एक्ट के थ्रू तो वो कहीं ना कहीं सही है। बाकी जो और आपके प्रॉपर डॉक्टर्स हैं उनके काम को वो लोग यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते हैं। एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो कि इस बार एग्जाम में आने का बहुत बड़ा चांस है। केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की बेंच थी यहाँ पे। इस केस में इशू क्या था? इशू ये था कि क्या एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया हुआ है जिसमें कि आपको चाहिए स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर लगी हुई, लेकिन अगर वो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई गई तो क्या वो एक इन्फोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रह गया कि नहीं रह गया? जो मेजॉरिटी डिसीजन था यहाँ पे जस्टिस बोस, जस्टिस जोसेफ और सीटी रवि कुमार का, उन्होंने ये चीज हेल्प करी कि जो एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दिया हुआ है तो वो उसका एक प्रॉपर पार्ट है, और जब आपने उसको प्रॉपरली स्टैम्प नहीं करा तो आप उसको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते हो जो कि आपका प्रॉपरली इन्फोर्स होगा लॉ के अंडर एज पर सेक्शन 2G ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहां पे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ की बात होती है वहां पे ये प्रॉपरली एनफोर्सेबल नहीं, बिकॉज आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई। फर्दर उन्होंने ये बोला कि जो नॉन स्टैंपिंग है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को नॉन एग्जिस्टेंट रेंडर कर देती है लॉ के अंडर, और आपको जब कोर्ट इस चीज को एग्जामिन कर रही है कि क्या एक आर्बिट्रेशन क्लॉज, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया हुआ है जो कि प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, तो एज पर सेक्शन 11 आपको अगर अनस्टैम्प्ड या फिर अनसफिशियंटली मतलब वो है तो फिर इसको आपको हटाना पड़ेगा, आप इसको दरकिनार करोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपका माइनॉरिटी ओपिनियन था जस्टिस रस्तोगी और रॉय का, उन्होंने ये कंक्लूड करा कि नॉन स्टैंपिंग या फिर अनसफिशिएंट स्टैंपिंग जो है एक सब्सटैंटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन को कहीं ना कहीं अनइन्फोर्सेबल नहीं बनाती है। उन्होंने ये इसलिए कहा बिकॉज ये जो आपकी स्टैम्प की डिफिशियंसी एक क्यूरेबल डिफेक्ट है और ये आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं वाइड नहीं करेगा, बिकॉज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहीं ना कहीं सेपरेट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपका सेपरेट है। विवेक नारायण मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक बहुत ज्यादा लैंडमार्क केस है जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवाई, ए एस बोपन्ना, बीवी नागरत्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच थी। इसमें हुआ क्या कि 4:1 की मेजोरिटी के साथ कोर्ट ने 500 और 1000 की जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर में 2016 में उसको यहाँ पे अपहेल्ड करा और ये कहा कि ये टेस्ट और प्रोफेशनलिटी को फिलफिल करता है, और साथ में इस पूरे चीज का एक रीजनल एक्सेस था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरेडिकेटिंग ब्लैक मार्केटिंग और टेरर फंडिंग। भले ये ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ और ना पूरा हुआ उससे मतलब नहीं है। फर्दर उन्होंने बोला कि जो 52 दिन का टाइम दिया गया था करेंसी को एक्सचेंज करने का वो भी अनरीजनेबल नहीं था। अब यहाँ पे जस्टिस बीबी नागरत्ना ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। इसमें उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का जो इंटेंशन था वो तो सही था, लेकिन जो ग्राउंड्स थे वो यहाँ पे लॉफुल नहीं थे। आपको इसको करने के लिए केवल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू कर देना सही नहीं था और इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस आपको एम्प्लॉय करना चाहिए था। जो बेंच थी उसने फर्दर ये भी हेल्ड करा कि जो सेक्शन 26 क्लॉज 2 है आरबीआई एक्ट का, जो कि सेंटर को एम्पावर करता है कि वो डिमोनेटाइजेशन कर सकता है किसी भी बैंक नोट की करेंसी को, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और उसमें कोई भी एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है। फर्दर उन्होंने बोला कि जो वर्ड है ना एनी यहाँ पे जो 26 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, इसके लिए आप जाके मेरी वीडियो जो है विवेक नारायण वो चेक करिए, इसका प्रॉपर आपको वहां पे मिल जाएगा। वो यहाँ पे बेसिकली प्रैग्मेटिक है और जो एक्ट का जो पर्पज है कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करता है। फर्दर उन्होंने ये भी पॉइंट आउट करा कि भाई जब आप डेलीगेट कर रहे हो किसी को पावर, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो यहाँ पे पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है और पार्लियामेंट अपने जो देश है उसको अकाउंटेबल है, तो इसीलिए पूरा एक चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रॉपर सेफगार्ड सिस्टम बना हुआ है एक्ट के अंदर, जिस वजह से उसका मिसयूज हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते कि हुआ है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो आपका केस था इसमें जस्टिस के एम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की बेंच थी। हुआ इसमें क्या कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ना
जिसमें कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स और पैसिव यूथनेशिया को लेके कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए थे। उसको यहाँ पे कहा गया कि सर हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए उसके ऊपर। क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए? बिकॉज इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल जो मेडिसिन है, उन्होंने ये बोला कि जो प्रोसीजर है यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करने का वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस को चेंज किया और उन्होंने अलाउ करा कि भाई जो विड्रॉल है लाइफ सपोर्ट सिस्टम का या मेडिसिन का मेडिकल बोर्ड के द्वारा, वो अगर सेटिस्फाइड है कि कंडीशन अगर इरिवर्सिबल है और इनक्योरेबल है तो वो ऐसा कर सकते हैं। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि मान लो मेडिकल बोर्ड का कोई भी डिसीजन आया तो उसको आप हाईकोर्ट के पास जाके री एग्जामिन करवा सकते हो, एड्स पर जो जुरिस्डिक्शन होती है 2 to 6 के अंदर आप उसको कर सकते हो। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 आता है, जिसमें कि राइट टू डाई विद डिग्निटी और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स जो कि एक मीन्स है फैसिलिटेट करने को इस राइट का, उसको यहाँ पे माना गया।